मैटर, जो भी मैटर है या ऑल फॉर्म ऑफ is made of very tiny particles which cannot be divided further. It is called atom. Atom means A plus tomio, that is untouched. इसे और नहीं तोड़ा जा सकता. It is so small, इतना छोटा होता है that it cannot be seen with naked eye or even with compound microscope. इतना छोटा है कि इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ही देखा जा सकता है, जो किसी चीज़ को 50 लाख गुना या उससे ऊपर बड़ा कर सकता है. कंपाउंड माइक्रोस्कोप भी ठीक ठाक है, 2000 गुना तक कर ही देता है, लेकिन उससे भी नहीं देखा जा सकता. इट इज सो स्मॉल दैट इट कैन नॉट बी सीन विद naked eye और कंपाउंड माइक्रोस्कोप. तो हर चीज, अगर आप एक चौक ले लें और उसको डस्टर से पीसते जाएं, तो आप पीसते ही जाओ, तो आप एक ऐसी स्टेज पे पहुंच जाओगे कि वो एटॉमिक स्टेज पे पहुंच जाओगे. इतना पाउडर हो जाएगा कि फिर तुम पूरा दिन पीटते रहो, फिर वो और नहीं टूटेगा. क्या उसके बाद टूटेगा? क्या पाउडर करने के बाद फिर कितना भी कर लो, क्या और कुछ होगा? क्या वो पाउडर ही रहेगा. सो इफ यू कीप ऑन क्रशिंग इट, ultimately you will reach at such an stage that it is the atomic stage. कहाँ पहुँच जाएंगे आप? That it cannot be further divided. तो सभी चीजें किससे मिलकर बनी हैं? एटम से या फिर कण से. कण किसने बोला? महर्षि कणाद ने. अपनी बुक की 5वीं 6वीं लाइन में देखिए, उसमें लिखा महर्षि कणाद ने. ये टर्मिनोलॉजी किसने दी? ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि डाल्टन ने ही बताया हो कि एटम से बनी है. इंडिया में भी 4000 साल पहले लोगों ने बता दिया था कि हर चीज किसी छोटी चीज से बनी है, और उसे क्या कहते हैं? कण. क्या कहते हैं? कण और पार्टिकल. ठीक है. उन महर्षि का क्या नाम है? कणाद. सो दैट इज इंडियन फिलोसोफर हैज सेड. किसी ने परमाणु कहा और किसी ने कण भी बोला, कणाद. तो दो अलग अलग साइंटिस्ट हमारे यहाँ हुए हैं तो जिन्होंने ऐसा किया है. सो महर्षि कणाद इन्होंने क्या कहा? एज स्टेटेड, कई हजार साल पहले ये बात कह दी थी कि दैट इज 500 BC बिफोर क्राइस्ट, दैट मैटर को वो पदार्थ कहते थे, इज मेड ऑफ कण. सभी चीजें किससे मिलकर बनी हैं? कण से मिलकर बनी है. एंड सम हैड सेड, महर्षि कात्यायन ने क्या कहा? कात्यायन हैज स्टेटेड दैट मैटर इज मेड ऑफ परमाणु. और उन्होंने ये भी बताया परमाणु से मिलकर अणु बनते हैं. व्हाट डज इट मीन? अगर एटम्स कंबाइन कर दो, ये है एटम, ये किसका एटम है? O का, और 2 H के कर दो, तो इस एटम्स कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल. क्या बात कही गई? बोलो. एटम्स कैसे कंबाइन करते हैं? केमिकली कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल. इसका क्या मतलब है? कि परमाणु आपस में रासायनिक अभिक्रिया करके अणु बनाते हैं. परमाणु, ये बात कात्यायन ने बताई. ये तो हिस्ट्री की बात हो गई.
इसके अलावा इसके बारे में बहुत अलग अलग साइंटिस्ट बोलते हैं, जैसे डेमोक्रिटस एंड ल्यूसिपस सजेस्टेड कि अगर हम किसी चीज को तोड़ते चले जाएं तो उसके बाद इट कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर। सो डेमोक्रिटस एंड ल्यूसिपस ने क्या बात कही? As stated that फिजिकली अगर किसी चीज को तोड़ा जाए, फिजिकली इस सब्सटेंस इस क्रश, उसको क्रश करते चले जाए, देन एट सर्टेन स्टेज it cannot be crushed further, उसे और नहीं किया जा सकता। ये सब जो चीजें बताई जा रही हैं ये सभी MCQ हैं, 1 नंबर के आते हैं, तो आपका जहां पर भी आएगा रिकलेक्ट करके लिख देना तो किसने क्या क्या कहा। नाउ ऐसा 18th सेंचुरी में कहा गया था, जबकि ये जो बात कही गई है ये 500 BC में कही गई। ये कब कही गई है? 18th सेंचुरी, दैट इज कंबाइंड ईरा। सेंचुरी कह सकते हो 18 AD यानी एनो डोमिनी आफ्टर डेथ ऑफ क्राइस्ट, या दूसरा ये भी कह सकते हो 18th सेंचुरी, तो कॉमन ईरा। अलग अलग नाम, सब एक ही नाम। यह है क्राइस्ट के जन्म से पहले, बिफोर क्राइस्ट, क्राइस्ट के डेथ के पहले। तो भारत ने बहुत पहले ये बात बता दी। अब आगे देखो, नाउ अब हम देखेंगे दैट इज लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। इसका क्या मतलब है कि एटम्स केमिकली कंबाइन करते हैं। जैसे हाइड्रोजन का एटम और ऑक्सीजन का एटम जब केमिकली कंबाइन करता है तो क्या बना देता है? बोलो, वाटर का मॉलिक्यूल। सही नहीं? क्या क्या बात बताइए, बोलो। एटम्स, कितने एटम्स? बोलो, 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, उनके बीच कुछ इलेक्ट्रॉनों का लेन देन है, वो बाद में देख लेंगे, लेकिन होता तो है कि वो जुड़े रहते हैं। इवन वो इतने जुड़े रहते हैं कि अगर आप उसको वेपराइज करोगे तो हवा में भी जो जाएगा वो वाटर का ही वेपर होगा, उससे ऑक्सीजन नहीं निकलेगी। पानी उबालोगे तो जो वेपर बनेगी वो पानी की ही बनेगी, H2O ही उड़ेगा। सही है कि नहीं? मॉलिक्यूलर फॉर्म में तो क्या कहा गया? 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन और 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन केमिकली कंबाइन टू फॉर्म, प्रियांशु सेंटेंस पूरा करो, तो फॉर्म a molecule ऑफ water 1 molecule of water। कहने का मतलब है कि अगर मैं बहुत सारे H एटम्स ले लूं एक टोकरी में और बहुत सारे O एटम भी ले लूं, ये तो मैंने एक सिंगल स्केल पर बताया, लेकिन अगर मैं ज्यादा ही लूं तो ये मिलकर और इसके साथ ऑक्सीजन भी ले लूं, 2 पार्ट्स मैंने हाइड्रोजन लिया है और 1 पार्ट्स किसके एटम लिए हैं? ऑक्सीजन के। तो ये सब मिल करके क्या बना देंगे? दैट इज H2O बना देंगे। क्या बना देंगे? H2O। That is
इस प्रोसेस को व्हेन एटम्स कंबाइन ईच अदर केमिकली, तो उस चीज को कहते हैं केमिकल रिएक्शन। क्या कहेंगे? केमिकल रिएक्शन। तो ये सब एटम्स हैं। 2 पार्ट्स H लिए, 1 पार्ट क्या लिया? O लिया, और मिलकर के इन्होंने क्या बना दिया? H2। सही है। ऐसा होता है। तो इस केमिकल रिएक्शन में हमने ये बात देखी कि कुछ ना कुछ तो होता होगा। अगर मान लीजिए आपने H ले लिए, H2 ले लिए, क्योंकि एटमॉस्फेयर में आप H कहाँ से लाओगे? हाइड्रोजन गैस तो H2 होती है, और साथ में O2 भी ले लिया और H2 ले लिया। अब हवा में जब आप इसको किसी कंटेनर में भर के गर्म करोगे तो आपस में टक्कर करेंगे। क्या करेंगे? कोलिजन। क्या करेंगे? अगर कोलिजन प्रॉपर हुआ, O के इधर से एक H ने टक्कर मारी, इधर से इन्होंने टक्कर मार दी, तो जब ये टक्कर मारेंगे तो ये यहाँ से टूटेगा, ये यहाँ से टूटेगा, ये यहाँ से टूटेगा। टक्कर में क्या होगा? उनके बीच का बॉन्ड टूट जाएगा, और टूटने के बाद जब ये बनाएंगे तो ये तीनों मिलकर एक अलग से बॉन्ड बना लेंगे, और ये क्या बना लेंगे? अलग से बना लेंगे। तो ये जो आपस में बनाएंगे तो ऊपर वाला कैसे बनाएगा बताओ? O H और H और O H और H। तो पहले ये H2 थे। पहले क्या थे बताओ? H2 ने कितने H2 के सेट है बोलो? 2 सेट, और O2 का 1 सेट। और जब ये बने तो H2O के कितने सेट बन गए बताइए? दैट इज 2 सेट ऑफ H2O। सही। अब इस प्रोसेस में ये जो बना है 2 डिफरेंट गैसेस ने मिलकर एक नई चीज बना दी। इतनी बात समझ आ गई? अच्छा, क्या इस पूरे प्रोसेस में इधर H के कितने एटम हैं? 4। और इधर देखो कितने H के एटम हैं? 4। इधर O के कितने एटम हैं? 2। इधर भी 2 हैं। तो क्या ये जो रिएक्टेंट्स हैं और ये जो प्रोडक्ट्स हैं, सो व्हेन रिएक्टेंट इज कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, क्या एनी एटम का डिस्ट्रॉय हुआ है, डिस्ट्रक्शन हुआ है, या कोई नया एटम तो नहीं बन गया? सो ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन नो एटम इज डिस्ट्रॉयड एंड नो न्यू एटम इज फॉर्म। बच्चे को तुम ब्लॉक्स ला के दे दो तो उसी ब्लॉक को जोड़ जोड़ के कभी ट्रेन बना देगा, कभी ट्रक बना देगा, कभी कार। लेकिन क्या इस प्रोसेस में नए ब्लॉक का जन्म होता है, या उसके कुछ ब्लॉक खो जाते हैं? अगर ऐसा होता तो बच्चा कभी खेलता ही नहीं, कहेगा मेरे तो ब्लॉक्स खो जाएंगे, मैं क्यों जोड़ूं, मैं क्यों घटाऊं। ऐसा कह सकता था कि नहीं? सो ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन नो एटम इज डिस्ट्रॉयड और नो न्यू एटम इज फॉर्म। कोई नई चीज होती नहीं। सो बिफोर रिएक्शन एंड आफ्टर रिएक्शन जो टोटल मास होगा क्या वो सेम रहेगा? जब कोई नया आइटम बना ही नहीं तो तुम अगर इस चीज को क्या कराओ बताओ? एक कंटेनर में दोनों गैस को डाल दो, एक कोनिकल बीकर लो और इसी में दोनों गैस डाल दी। कौन कौन सी डाल दी बताओ? रोहित, H2 डाल दो, और कौन सी डाल दो? H2 डाल दीजिए, कुछ O2 डाल दीजिए, और फिर थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि इनके बीच जब रिएक्शन हुई तो इसने कौन सा बना दिया? क्या वाटर बना दिया? तो इस प्रोसेस में जो इसने नए मॉलिक्यूल बना दिए तो H2O। अगर ये शुरू में जब आपने वेट किया है 10 ग्राम तो बाद में जब वेट करोगे तो कितना रहेगा? तब भी 10 ग्राम। इसको पूरी तरीके से बंद कर दो, इसमें से कोई वाटर वेपर या कुछ गैस बाहर ना जा पाए। अब पूरी क्लोज कंडीशन में रिएक्शन कराओ। सो बिफोर केमिकल रिएक्शन एंड आफ्टर केमिकल रिएक्शन मास विल बी फाउंड सेम, क्योंकि जब कोई एटम बना ही नहीं और कोई डिस्ट्रॉय ही नहीं हुआ। ये बात एंटोनियो लेवाशिये ने बताई। किसने बताई? एंटोनी लेवाशिये ने। और ये इस लॉ को क्या कहा जाता है? इसको कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो अब हम क्या समझने जा रहे हैं? देयर आर सर्टेन लॉज ऑफ विच, देयर आर सर्टेन लॉज फॉर केमिकल कम्बिनेशन। यहाँ पर तुम एक केमिकल कम्बिनेशन देख रहे हो जिसमें एटम्स अगर कंबाइन करके मॉलिक्यूल बनाए या मॉलिक्यूल ही टूट के दूसरे तरीके के मॉलिक्यूल बनाए। ऐसा भी कई बार होता है, 1 2 3 मॉलिक्यूल मिले और जोड़ तोड़ करके नया बनाए। ऐसा भी हो सकता होगा। जैसे आप कभी फोटोसिंथेसिस देखते हो
कि CO2 और H2O मिलके ग्लूकोज बना लिए, ऐसा भी तो होता है जो फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन है। ऐसा प्लांट्स करते हैं कि CO2 लेते हैं एटमॉस्फेयर से, वाटर लेते हैं रूट से और ग्लूकोज बना देते हैं जो फल है और वाटर। तो चाहे ये रिएक्शन हो या कोई और रिएक्शन हो, उसको कहते हैं ऑल केमिकल रिएक्शंस आर अबाइडेड बाय सर्टेन रूल्स। जितनी भी रासायनिक अभिक्रिया हैं वो कुछ नियमों का पालन करती हैं और उन अभिक्रियाओं को या उन नियमों को कहते हैं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस। ठीक है, ऑल केमिकल रिएक्शंस आर फॉलोइंग सर्टेन लॉज। चलो अब इस चीज को लिखें, व्हाट आर दोज लॉज। What does it mean by reactants? Reactants क्या होते हैं? The chemical substance which participate in chemical reaction are called reactants. For example, अगर 2 सेट H2 लिया गया और 1 सेट O2 लिया गया और उनसे 2H2O बना लिया गया, तो ये इसने पार्टिसिपेट किया है, तो ये सब क्या कहे जाएंगे? Reactants. What does it mean by product? Whatever is formed during chemical reaction is called प्रोडक्ट। तो ये जो बना है, वाटर बन गया, तो ये क्या कहलाएगा? प्रोडक्ट। सही है। अब देखिए केमिकल इक्वेशन क्या होती है? केमिकल इक्वेशन दैट इज व्हेन ये जो भी केमिकल चेंज हुआ है, केमिकल चेंज is symbolically represented या represented in such a way that reactants are written at LHS. Left hand side, and products are written at right hand side and separated by, और कैसे सेपरेट करें? सेपरेटेड बाई एरो, एरो से सेपरेट कर दें, डायरेक्टेड टुवर्ड्स राइट। Then it is called, अब उसे क्या कहेंगे? केमिकल रिएक्शन। तब उसे कहेंगे केमिकल रिएक्शन। अब ये देखो, केमिकल रिएक्शन की बात की गई है, तो मान लीजिए रिएक्टेंट H2 था और O2 मिला और उससे क्या बना?
तो मैंने रिएक्टेंट ऐसे लिख दिया और प्रोडक्ट ऐसे लिख दिया। ये केमिकल चेंज क्यों है? क्योंकि H2 एक फ्यूल है। H2 क्या है? और O2 क्या है? किसी भी चीज को जलानी है तो बिना ऑक्सीजन के H2 भी नहीं जलेगा। अगर तुम जाके अंतरिक्ष में जलाओगे स्पेस में तो क्या H2 जल जाएगा? ऑक्सीजन के बिना तो कोई गैस या फ्यूल जलता नहीं। जैसे मीथेन जलती है, पेट्रोल जलता है, H2 भी जलता है, लेकिन जलेगा ऑक्सीजन के साथ तो वाटर बनाएगा। क्या बनाएगा? अच्छा, तो ये क्या करता है बोलो? इट एड इन बर्निंग, ये हेल्प करता है। लेकिन इन दोनों से जो चीज बनी, क्या उसका नेचर अलग है? ना तो ये फ्यूल है और ना ये जलाता है, ये तो आग बुझाता है उल्टा। ये ऐसी चीज बन गई नहीं है, बिल्कुल एंटायरली न्यू रेंज ऑफ प्रॉपर्टीज। तो ऐसे चेंज को केमिकल चेंज कहा जाएगा। तो इस चीज को क्या कहा जाएगा बताइए? दैट इज, इट इज फायर एक्सटिंग्विशर। ठीक है। सो केमिकल रिएक्शन तो ये हो गई जिसमें हमने एक्सप्रेस कर दिया। अब एक है बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। क्या बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होती है? If number of atoms of different kind on left hand side and right hand side of chemical reaction is same, then it is called balanced chemical equation। इसे क्या कहेंगे? balanced chemical। तो क्या जिगिशा ये एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है? जैसा जिगिशा ने कहा कि सर ये तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन नहीं है। आपने लेफ्ट में 2H लिख दिए और यहाँ 2O लिख दिए, वहाँ 1O लिखा। 1O कहाँ गया? एक मेरा ब्लॉक ही खो दिए आप। उन्होंने कहाँ पकड़ लिया हमको बताओ? यहाँ पकड़ा कि नहीं? बोलिए बात सही है कि H2O बना है, लेकिन इधर तो आप 2 एटम दिखा रहे हैं H के और उधर एक ही दिखा रहे हैं। कहाँ बैलेंस है? नहीं बैलेंस। बैलेंस का मतलब होता है नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट टाइप on LHS should be equal to number of atoms on RHS। तो अभी हम देखेंगे जैसे 2H2 लिख दिया जाए और एक O2, और इसको क्या लिख दिया जाए उधर पर बोलो? 2 सेट ऑफ वाटर। 2H2 का मतलब तुम समझते हो? H2O के 2 मॉलिक्यूल। ये बात तुम समझ गए ना? अब देखो, अगर मैं यहाँ कहूँ कि इसमें ये सब एलिमेंट है, देखो H एक एटम है और बहुत सारे H एटम एक साथ ले लिया जाए तो ये H एलिमेंट हो गया। एटम्स ऑफ सेम काइंड, ठीक है, ग्रुप ऑफ एटम्स ऑफ सेम काइंड को क्या कहते हो बताओ? एलिमेंट। सही, थोड़ा इधर बैठो, चिकित्सा वो दिख नहीं रही सोनाक्षी, थोड़ा इधर अभी दिख रहा? चलो इतनी बात समझाई। ग्रुप ऑफ एटम्स ऑफ सेम काइंड को तुम क्या कहोगी बताओ? एलिमेंट। सही है, ये H एलिमेंट है, ये O एलिमेंट। ओके, तो अब मैं क्या टेबुलेट करता हूँ? एलिमेंट H लिया और रोहित यहाँ O लिया। अब मुझे बताओ कि नंबर ऑफ एटम्स LHS में H के कितने एटम हैं और RHS में? काउंट करके बताना रोहित। मुझे बताओ कि नंबर ऑफ एटम्स, यहाँ काउंट करो H के कितने एटम्स हैं? करेक्ट। इन्होंने कहा सर आपने H2 के 2 सेट लिए हैं और एक H2 में 2H होते हैं। तुरंत इन्होंने पकड़ लिया। टैलेंटेड है, जानकार व्यक्ति हैं, टॉपर है तो इन्होंने कहा सर आपने दो H2 के मॉलिक्यूल लिए। जब एटम्स कंबाइन करते हैं, चाहे वो सेम टाइप के हो चाहे डिफरेंट, कंबाइन कर रहे तो मॉलिक्यूल है। तो यहाँ 2 H2 के मॉलिक्यूल है, तो 2 H2 के मॉलिक्यूल को कैसे कहोगे? चाहे तो तुम 2H2 कह दो
चाहे तो ऐसे ऐसे कह दो और ना मन करे ऐसे कह दो। तो बोलो कितने हुए? इसलिए हम अगली चीज भी अब रोहित से ही पूछेंगे ना। राइट हैंड साइड में ये बताओ H2 के कितने H के कितने एटम? 4। क्योंकि इन्होंने कहा सर आपने 2H2O कहा है और 2H2O को मैं 2 मॉलिक्यूल ऑफ H2O लिखूंगा और एक मॉलिक्यूल में जैसा कि आपने वहां दिखाया 2H एटम, तो 2 मॉलिक्यूल में कितने हो गए बताओ? 4 हो गए कि नहीं हो गए? 4। अब मुझे बताओ O के लेफ्ट हैंड साइड में रोहित कितने एटम? 2। और राइट हैंड साइड में? क्योंकि हर मॉलिक्यूल में H का कितना एटम है बताओ? O का एक एटम, तो दूसरे में भी O का एटम, तो मिला के कितना हो गए? That is so. इतनी बात समझ आ गई? अब हम चिकित्सा के पास चलते हैं। चिकित्सा इसमें लेफ्ट हैंड साइड में जो डिफरेंट एलिमेंट्स है और राइट हैंड साइड के जो डिफरेंट एलिमेंट्स है, ये एलिमेंट्स क्या उनके सेम नंबर ऑफ एटम्स हैं? If same number of atoms are there on LHS and RHS, then it is called balanced chemical equation. इस प्रकार की अभिक्रिया को संतुलित रासायनिक समीकरण कहा जाता है। क्या कहा जाएगा? ये संतुलित। सही है? अब इस चीज को देखें सर। वो आपने जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन में जो एलिमेंट कोड है LHS जो भी आपने 2 लिखे हैं एटम्स, वो आपने RHS में 2 क्यों किए? मतलब 2H2 हो गया ना। 2H2O है, 2H2O को कैसे लिखोगे? 2H2O के 2 सेट और एक H2O में O कितने हैं? एक और दूसरे H2O में O, तो कितने O हो गए? 2। O के तो सही है। तो क्या लिखेंगे? S नंबर ऑफ एटम्स, number of atoms of different kind on LHS and RHS are same. So this is, इसलिए इसे क्या कहा जाएगा? A balanced chemical equation. अब जरा देखो केमिकल चेंज क्या होता है, ठीक है? When different chemical substance, अलग अलग केमिकल सब्सटेंस, जैसे कि यहाँ पर H2 और O2 मिले, ये केमिकल सब्सटेंस है कि नहीं? डिफरेंट केमिकल सब्सटेंस chemically combine to form a new substance, ऐसा substance बना दें which has entirely new range of properties. Then it is called chemical change. एग्जाम्पल क्या है? हाइड्रोजन गैस combines with hydrogen gas combines with ऑक्सीजन गैस। ऐसे नहीं करेगी, हमारे एटमॉस्फेयर में H2 भी है, O2 भी है, होनी होती तो सब कर ही जाती। अब बारिश की बारिश हो जाए, लेकिन कभी हो रही क्या एटमॉस्फेयर में? तो ये प्लेटिनम की उपस्थिति में होता है। कब होता है? इन प्रेजेंस ऑफ अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस विद प्लेटिनम, तब हो जाता है। ठीक है? विद गैस टू फॉर्म वाटर मॉलिक्यूल। तो ये किसका एग्जांपल हो गया? केमिकल चेंज। केमिकल चेंज इज फॉलोड बाय, अगर कभी केमिकल चेंज होगा तो तुमको कुछ चीजें पता चलेंगी। क्या होगा बताओ? या तो उसका बहुत सारी गैस निकलेगी, या फिर क्या होगा बताओ? अचानक टेम्परेचर बढ़ जाएगा या घट जाएगा। कभी देखा है कहीं कुछ केमिकल रिएक्शन हो रही हो या अनार बज रहा हो, या आप देखें कि कभी फुलझड़ी छूट रही हो, तो केमिकल रिएक्शन।
दही जम गई दूध से, तो आप कहेंगे अरे इसमें तो स्मेल आ गई, इसका ये सेमी सॉलिड हो गया, ऐसे कुछ होता है कि नहीं? तो केमिकल चेंज में उसकी प्रॉपर्टी बदल जाती है, तब उसे आप क्या कहोगे बताओ? केमिकल चेंज। तो केमिकल चेंज में कई चीजें होती हैं, क्या क्या चीजें होती हैं? और जैसे घर में दही का जमना, पेपर जला दो तो काला हो जाएगा, वो नई चीज है, वो पेपर नहीं है। तो इस तरीके से बर्निंग हो जाए किसी चीज की, ऐसा हो जाएगा। सो केमिकल चेंज आपको पता चल गया। अब देखें लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, जबकि आपको केमिकल के बारे में या केमिकल चेंज के बारे में इतना पता चल चुका है। सो देयर आर सर्टेन लॉज, वो साइंटिस्ट ने दिए, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। पहला लॉ किसने दिया? दैट इज एंटोनी एल लेवाशियर। इट इज गिवन बाय, तो पहला लॉ है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ऑल केमिकल रिएक्शंस आर अबाइडेड बाय, वो कुछ न कुछ नियमों का अनुपालन करती हैं। अबाइडेड बाय सर्टेन लॉज, उन लॉ को क्या कहेंगे? बिना रूल के तो कुछ होता नहीं है। दीज लॉज आर कॉल्ड लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ऐसे दो लॉ हैं। तो पहला देखो क्या लॉ है? पहला लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। यानी द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ये नियम किसने दिया? कि मास को ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही उत्पन्न किया जा सकता। मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो ये चीज बताई है एंटोनी एल लेवाशियर। सही, चलो। इट इज गिवन बाय एंटोनी एल लेवाशियर। That law is that mass can neither be created nor be destroyed. कहाँ लिखा है? Mass can neither be created nor be destroyed. During a chemical reaction, mass can neither be created nor be in a केमिकल रिएक्शन अगर बंद बीकर में कराई जाए तो कराने से पहले उसको वेट कर लो, और जो बन जाए उसको भी वेट कर लो। क्या दोनों सेम आएगा? सेम आएगा, यानी कोई चीज़ कम ज़्यादा नहीं हुई। ये नहीं कि बहुत सारी वेपर उड़ गई, पानी उबल गया, उड़ गया, वो नहीं कराना है। उसको बंद करके करो तो उतना ही रहेगा। ये बात। अब देखिए इसके लिए एक डायग्राम बनाया गया है, उसमें क्या क्या चीज की गई। तो बुक का डायग्राम देखो, उससे पता चल जाएगा। लेवाशियर का कहना था कि अगर हम एक कोनिकल फ्लास्क में, फ्लास्क कोई भी हो सकता है, कोनिकल भी हो सकता है, और उसमें हमने यहाँ पर एक कॉर्क लगा दिया, उसको बंद कर दिया। इसी में धागे से एक टेस्ट ट्यूब को बांध के रखा, अभी रिएक्शन नहीं कराई, बस बांध के रखा है। बाद में हिला देंगे तो रिएक्शन हो जाएगी। एक चीज इसमें पड़ी है और एक चीज इसमें, दो अलग अलग चीज है। ये एक्स है और ये वाई है।
तो अगर हम x और y की रिएक्शन कराना चाहते हैं, ये है और ये अलग अलग है, तो कैसे रिएक्शन कराएं? इसको वेट कर लो। मान लीजिए कि मैं x प्लस वाई, ये 10 ग्राम है और ये 80 ग्राम है, और इसको हमने सेपरेटेड बाई एरो कर दिया है, फिर इसको विग्रसली हिला दिया है, और हिलाने के बाद इनमें केमिकल रिएक्शन बनी। हो सकता है इनका वॉल्यूम बढ़ गया हो, सेमी सॉलिड हो गया, पता कुछ भी हो सकता है। केमिकल रिएक्शन में तो बहुत कुछ हो सकता है। शेयरिंग ऑफ शुगर हमने देख लिया, पूरा जल गई ऊपर, ये बढ़ गया। अब वो जो भी था वो धागा होगा तो सब टूट गया, इतनी हीट निकली, धागा तो पता नहीं कहाँ चला गया, लेकिन जो भी होगा। और ये टेस्ट ट्यूब नीचे ही पड़ी है, इसमें डूबी हुई। अब ये जो सब्सटेंस बना ये एक्स वाई बन गया, ये कंबाइन कर दो, क्या बन गया? ये एक्स वाई ना समझो, कुछ और समझो, ये जेड बन गया। जैसे CO2 और वाटर मिला दो तो चीनी बन जाती, ग्लूकोज। ऐसे ही तो प्लांट्स करते हैं, अच्छे अच्छे मीठे मीठे फ्रूट देने लगते हैं, तो कुछ और बन गया। लेकिन क्या तुम मुझे बताओगे ये जो चीज़ बनी है उनमें यही सब हो? तो जो बना है उसका मास स्वास्थ्य का क्या होगा? ये बात किसने बताई? ये बात प्रैक्टिकली लेवाशिये ने हंड्रेड्स ऑफ एक्सपेरिमेंट में करके देखी, और तब ये नियम करके देखी, हर एक को डिटेल दिया, इतनी मोटी गाइड। 17 साल तक इन्होंने ये चीज़ देखी। जब देखा कि माइन्यूट 0.001 ग्राम का भी अंतर नहीं पड़ा। इस समय तक इनको ये भी नहीं पता था एटम क्या होता है, मॉलिक्यूल, कुछ जानते ही नहीं थे। तो बस इन्होंने देखा एक्स और वाई को मिलाया तो जो जेड बना उसका वही मास है, पूरी तरीके से डॉट लगा के काम किया। बोलो बात समझ में आ गई? तो इन्होंने जो बात बताई वो वेरीफाइड तो है कि किसी भी रिएक्शन में जो भी होता है, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। तो इसका क्या मतलब हुआ बताओ? दैट इज सम ऑफ मास ऑफ रिएक्टेंट्स, it is equals to 10 ग्राम और प्लस 80 ग्राम, तो it is 90 ग्राम। और सम ऑफ मास ऑफ प्रोडक्ट्स, तो सम क्या करोगे, वहां तो सिर्फ एक ही प्रोडक्ट होना है, कभी कभी बहुत भी बन जाते हैं। तो ये अकेला कितना आया यहाँ पे बोलो? सो अब क्या लिखेंगे बोलो? एस टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स। टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स किसके इक्वल है? is equal to total mass of product, so it is divided by, तो ये जो ऊपर की केमिकल रिएक्शन है ये किससे अनुपालित होती है? so it is divided by, ये भी कह सकते हैं कि so it confirms the law of कंजर्वेशन ऑफ मास, या इट इज इन अकॉर्डेंस विद, ये किसके अनुसार? क्यों ऐसा बताओ? क्यों प्रोडक्ट का मास और रिएक्टेंट का मास क्यों इक्वल है? ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अनुसार इक्वल है। व्हाई इट इज इक्वल? इट इज द लॉ सर, इट इज लॉ दैट इज सम ऑफ मास ऑफ रिएक्टेंट शुड बी इक्वल टू, इसीलिए तो है। सो इट इज अकॉर्डेंस टू, इन अकॉर्डेंस विद, के अकॉर्डेंस में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्वेश्चन पूछा गया है, क्या क्वेश्चन पूछा गया है? व्हाई अ केमिकल रिएक्शन इज नीडेड टू बी बैलेंस्ड। ये केमिकल रिएक्शन और बैलेंस है, देखो सब इक्वल है, तो किसी भी केमिकल रिएक्शन को क्यों बैलेंस करना चाहिए? जब मैंने लिखा था H2 plus O2 is H2O, तो क्यों जिज्ञासा ने हैंड्स अप कहा सर एक्सक्यूज में, आपने इक्वल नहीं रखे एटम, क्यों बोला जिज्ञासा? Why a chemical reaction is needed to be balanced? ऐसे क्यों नहीं लिख सकते, ऐसे ही क्यों लिखना? देखो, why a chemical reaction is needed to be balanced. तो क्या लिखेंगे? केमिकल रिएक्शन, जरा ध्यान दे,
मान लीजिए अगर आपको 2 महीने पहले की बात याद हो तो ध्यान दो, 2 महीने पहले अविश ने क्या बोला था? कहा था कि सर जब H2 और Cl2 को मिलाएंगे तो ये मिल करके आपस में टक्कर मारेंगे और क्या बना देंगे बोलो? ये टक्कर मारने पे टूट जाएंगे और टूटने पे ये इधर से टूट जाएगा और क्या बना देगा? HCl। क्योंकि कोलिजन से तो 2 नए मॉलिक्यूल बन जाएंगे। कौन कौन से बनेंगे बोलो? हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस के मिलने से कौन सा मॉलिक्यूल बनेगा? दैट इज HCl। इतनी बात तुमको समझ में आ गई? सो न्यू मॉलिक्यूल इज फॉर्म, H2 गैस और दूसरी कौन सी बोलो? Cl2 गैस। देखो जो क्लोरीन गैस है वो हल्की येलो रंग की होगी और हाइड्रोजन कलरलेस है। चलिए, तो क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन क्या है? इज मेरिली अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। इसमें सिर्फ इधर से एटम को उधार के इधर लगा देते हैं, ये अरेंजमेंट ही तो है। बोला ये हम इसके साथ नहीं देंगे, अब इस पे जुड़ेंगे, ये इस पे जुड़ गया। देयर इज नो एटम इज डिस्ट्रॉयड और नो न्यू एटम इज फॉर्म। सो to a chemical reaction is balanced so that it is in accordance with law of conservation of mass। इसलिए की जाती है कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम का उल्लंघन ना हो जाए। क्या किसी को लॉ को तोड़ना अच्छी बात है क्या? तुम यहाँ पर भी अगर किसी कानून को तोड़ोगी, लेफ्ट की जगह राइट चलने लग जाओ तो तुम पर फाइन हो जाएगा। हो सकता है कि नहीं हो सकता? तो इसलिए केमिकल रिएक्शन क्या है? It is merely arrangement of, इसका बताओ, atoms, rearrangement of atoms. Only previous bonds are broken and new bonds are formed. During a chemical reaction क्या है? Previous bonds are broken and new bonds are formed. उसने उसका साथ छोड़ दिया, इसका साथ पकड़ लिया। क्या पता कल तुम नवदीप के साथ बैठने लग जाओ, क्योंकि हम उसके साथ बैठेंगे, वो ज़्यादा तेज है, और नवदीप निकल जाए उमेश के साथ। ठीक है, तुमने हमें चाहा, हमने तुम्हें चाहा और तुम चाहो किसी और को, खुदा करे जिसे तुम चाहो उसे वो चाहे किसी और को। समझ आई बात कि नहीं? तो यही बात हो जाएगी। व्हाट इज वाई केमिकल रिएक्शन? तो क्या लिखेंगे बताओ? इन केमिकल रिएक्शन ओल्ड बॉन्ड्स आर ब्रोकन। क्या हुआ बताओ? एंड न्यू बॉन्ड्स आर फॉर्म। देखो, in chemical reaction old bonds are broken and new bonds are formed। it is chemical reaction क्या है? merely rearrangement of, जैसे ब्लॉक से बच्चे खेलते हैं, दिन में 10 बार बिगाड़ते हैं और बनाते हैं। रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स। इन दिस नो न्यू एटम इज फॉर्म। नो एटम इज डिस्ट्रॉयड एंड नो न्यू एटम इज फॉर्म। So chemical reaction is balanced। बैलेंस्ड का क्या मतलब है? So that
number of atoms on LHS and RHS of each element. नंबर ऑफ एटम्स ही नहीं कि सबके मिला के इधर भी 18 उधर भी 18, ऐसा नहीं, सबके अलग अलग है। O के अलग से कितने हैं, H के कितने हैं, Cl के कितने हैं। So number of atoms of each element on LHS and RHS should be same, and it should be in accordance with law of conservation of mass. So that number of atoms of each element on LHS and RHS should be same, and it is in accordance with law of conservation of mass. अब देखिए ये बात हो गई। इन टेक्स्ट का पहला क्वेश्चन देखो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इंस्टीट्यूट। conservation of mass. The ellipsis of chemical reaction before the product of अब तुम्हारे पापा गए, अब तुम्हारा दिमाग काम करना बंद हो गया बिल्कुल। अब बोलो। Law of conservation of mass state that the mass cannot be neither created or destroyed. New mass. आगे थोड़ा सा और सेंटेंस, मास कैन neither be created nor be destroyed। Destroyed. रिपीट करो। हमारे लिए बहुत not be destroyed। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि सोडियम कार्बोनेट, पहले सवाल में क्या कहा गया है, तो सोडियम कार्बोनेट किससे मिला, सोडियम कार्बोनेट मिक्सेस विद एसिटिक एसिड। घर में सिरका रहता है विनेगर, उसको क्या कहते हैं, एसिटिक एसिड से मिला। और कुछ मिला तो क्या क्या बना बताओ, इन दोनों के मिलने से कार्बन डाइऑक्साइड बना, और क्या बना, वाटर बना, और क्या बना, सोडियम Acetate. एसिटेट। तो ये बोला कि इनके मिलने से ये बना, और ये कितने ग्राम था, क्या 5.3 ग्राम। तो ये 5.3 ग्राम को जब कोनिकल फ्लास्क में डालकर और 6 ग्राम एसिटिक एसिड के साथ गर्म किया गया, तो कितने ग्राम क्या क्या बना, 2.2 gram. 2.2 ग्राम तो ये बना, 8.2. और वाटर कितना बन गया, 0.9 ग्राम वाटर बन गया, और सोडियम एसिटेट कितना बना, 8.2. 8.2। तो बोल रहा है कि शो करो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करते हैं। तो जरा देखो, दैट इज सम ऑफ मास ऑफ रिएक्टेंट्स, बताइए। तो इसका आंसर क्या हुआ, दैट इज सम ऑफ मास ऑफ रिएक्टेंट्स, कितना आ जाएगा, 5.3 ग्राम और प्लस 6 ग्राम, that is 11.3 ग्राम। सम ऑफ मास ऑफ प्रोडक्ट्स कितना आ जाएगा, 2.2 ग्राम, Same. 0.9 ग्राम और प्लस 8.2 ग्राम, इन सबको जोड़ो, 2.2 11.3 ही आएगा सर. नहीं आ रहा, Same. 8.2 ग्राम, तो ये बोल रहे 11.3 ग्राम आ रहा। सो दैट इज
11.3 gram as total mass of reactants is equal to total mass of products. So above chemical equation is in accordance with, किसके अनुसार है, in accordance with law of conservation of mass. Now कुछ सवाल करेंगे। State law of conservation of mass. Who has given this law? Write two balanced chemical reaction. इसको बैलेंस फॉर्म में लिखना है, ऐसे नहीं लिखना है। एक H2 लिया और एक Cl2 लिया, बोलो अब इस राइट हैंड साइड में क्या लिखें? इसी को बताओ, राइट में क्या लिखें? HCl प्लस HCl क्या होगा? ऐसे लिखना, ये बैलेंस। एक तो ये लिख दिया ना, और दूसरी क्या लिखोगे बोलो? 2H2 प्लस O2 से क्या बनेगा? ये दो बैलेंस होगी, सही? अब देखो टू बैलेंस्ड। तीसरा क्वेश्चन, व्हाई अ केमिकल रिएक्शन इज नीडेड टू बी बैलेंस? क्यों बैलेंस करना पड़ता है? सो व्हाई केमिकल now define reactant product chemical equation, balanced chemical equation, and chemical change. ये सब चीज़ and atom. और फिफ्थ क्वेश्चन है ये वाला। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है? That is show that it is in accordance with law of conservation of mass. ये सब आप पेट में हो जाएगा। चलो
एंटोनी एलेवाशी, इधर लिखा है एंटोनी एलेवाशी लिखा पढ़ा दो। एक आगे दो। दो बार पहले केमिकल इक्वेशन है, केमिकल चेंज है और एक केमिकल, दो अलग अलग, तीनों ही तो अलग है। एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन और केमिकल इक्वेशन। कि जो डिफरेंट एटम्स हैं, ठीक है, उनके अपने अपने मास होते हैं। पेज निकालो, इसमें पेज नंबर 30 निकालो, पेज 30 देखो, दिया गया है हाइड्रोजन एटम। बोलो हाइड्रोजन एटम का सिंबल कैसे होगा? H। क्या है सिंबल? तो अगर ये हाइड्रोजन एटम है, इसका सिंबल ये, और इसके एक एटम का मास क्या होगा बताओ? सिर्फ एक एटम का, एक एटम का जो मास होता है उसे क्या कहते हैं? एटॉमिक मास। एक ही है, तो वो दिखेगा नहीं तुमको, इतना छोटा होगा। और उसका मास कितना होता है? 1 U। कितना होता है? U एटॉमिक मास की यूनिट है, यानी 1 U अगर तुमसे कोई पूछे तो वो कितना होगा? 1.66056 इंटू 10⁻⁻27 kg। ये बहुत छोटा है, यानी अगर अपॉन में 27 लिखो फिर डेसिमल लगाना शुरू करो तो सबसे पहले तो तुमको 27 जीरोस का सामना करना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 और फिर 166
056 कितने केजी। अगर तुम कहो ये तो केजी खुद बड़ी यूनिट होती तो 1000 से मल्टीप्लाई करके ग्राम में बदलोगे तभी तो 3 ही जीरो कम होंगे, है ना। तो 1 यू बहुत छोटी चीज़ है, हमें इन सबसे ज़्यादा लेना नहीं, वो हमें आगे बताएंगे, लेकिन इतना समझ लो कि इसकी यूनिट 1 यू है। कोई कहे अच्छा केजी बदल के दिखाओ तो मल्टीप्लाई कर दें। अच्छा हाइड्रोजन एटम स्वास्तिका अगर 1 यू का है तो कार्बन कितना है 12 यू का, कितने का है, सही है। मैं तुमसे ये कहना चाहता हूँ कि एक प्रोटॉन हो सेंटर में और एक इलेक्ट्रॉन, ये हाइड्रोजन एटम में क्या होता है 1 यू का हो गया, सही है। असली चीज जो है ये प्रोटॉन होगा, उसी का मास इलेक्ट्रॉन तो बहुत हल्का होता है, इतना बड़ा प्रोटॉन तो ये इलेक्ट्रॉन, तो भारी कौन सा है बोलो, प्रोटॉन 1831 टाइम्स भारी है, कितना भारी है, इलेक्ट्रॉन से कितना वजनदार है, सही है। तो मुझे ये बताओ कार्बन का वजन कितना है 12 यू। आगे देखो ये बताओ नाइट्रोजन का वजन कितना है, नाइट्रोजन के एक एटम का 14 यू। ऑक्सीजन का बताइए, 16 ऑक्सीजन का 16 यू। सोडियम का, सोडियम को Ni कहते हैं, दैट इज 23 यू। और सल्फर का, 32 सल्फर का कितना होगा 32 32 यू। और क्लोरीन का 35.5 35.5 यू, ये एक एटम का वजन है। और कैल्शियम का क्या हुआ, 40 कैल्शियम का 40 यू। अब जरा मुझे एक बात बताओ रोहित, मैग्नीशियम नहीं लिखा, लिखो मैग्नीशियम, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का कितना हुआ 24 सही है। ये मुझे बताओ, अब हम आगे की बात कर रहे हैं, हमारा अगला लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन कौन सा है, हमारा अगला लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन है दैट इज लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। और ये किसने दिया होगा, जोसेफ प्राउस्ट ने, किसने दिया है, मैं उसी की बात करने जा रहा हूं। ये मुझे तुम्हें सिर्फ रोहित बताना है कि अगर मैंने H2 और O2 को मिलाया, सही है, और उससे वाटर बना दिया, पहले बताओ ये बैलेंस है? ये मुझे बताओ एक H2 का मास कितना होगा, एक मतलब 2 एटम ले ली तो H2 हो गया, इसका मास बताओ, यहाँ देख के बताओ, दो क्या यूनिट के साथ बताइए आप, 2U बोलो ना, U का मतलब यूनिफाइड मास, U का क्या मतलब होता है, U का मतलब क्या होता है बताओ, यूनिफाइड मास, समझ में आई नहीं, वो हम आगे देख लेंगे, वो मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन अभी समझो बस U है और U की वैल्यू, सही है। तो एक H2 का मास बताओ, 2U, तो 2 H2 का मास बताओ, सही है। इसका मास आपने 2U बताया, 2 ले लिया तो 4U। क्या आप मुझे बताएंगे O2 का मास कितना है, सही है, क्योंकि एक O ही 16U का है, तो बोलो 2 O कितने के हो जाएंगे 32 तो O2 का कितना हुआ, 32 देख लो O2 का 32 32U। अभी तुम्हारे सामने आपने 2 चीज बता दी, अब मैं अनिकेत से पूछना चाहता हूँ, एक H2O का मास बताओ, एक H2O का हो जाएगा H2 तो हो जाएगा 2U और हो जाएगा 2U 16U H2 कितना, एक अच्छा H- 18 सही, बहुत अच्छी बात इन्होंने कही है, देख लो H2O का कितना बताया, सबको जोड़ो, 1U प्लस 16U प्लस 1U जोड़ो सबको, 18U 16U और ये कितना है 1U, तो कितना हो जाएगा 18U तो 2 H2O का बताओ, H2 दो का बताओ ना, 20 सही है 36U। कितनी बात समझ आ गई। ये मुझे बताओ
कोई कह दे मैं ज़्यादा H लेके थोड़े से वो रहेंगे लेकिन बहुत सारे H लेके कंबाइन करा दूंगा और H2 की जगह तुमको H3O बना के दिखा दूंगा और तुम H3O का पानी पीना, तो तुम यकीन करोगे? कभी ऐसा नहीं होता है। हमेशा H और O ये 2:1 के रेशो में ही कंबाइन करते हैं। ये बात किसने देखी? जोसेफ प्राउस ने, कि 2 एलिमेंट्स कंबाइन इन सिंपल होल नंबर रेशो, जो कि हमारा डाल्टन का 5वां पॉइंट भी है। वो आपस में किससे कंबाइन करते हैं बोलो? सिंपल होल नंबर रेशो। अगर मैं कहूँ कि मुझे आप सिर्फ ये बताइए कि मास ऑफ H कितना है और मास ऑफ O कितना है, तो क्या कहोगे बोलो? आपने बताया सर ये 4U है और ये कितना होगा? 32U। तुम हो सकता है लार्ज स्केल में करो लेकिन रेशो तो यही रहेगा। एक मियाँ के साथ एक ही बीवी और उनके 2 बच्चे, पार्टी में तो 4 ही लोग जाएंगे, या और कोई जा सकता है? ऐसा तो नहीं हो सकता एक मियाँ के साथ 2 बीवी और उनके बहुत सारे बच्चे या 4 बीवियाँ, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो इसका मतलब है अगर तुम लार्ज स्केल पे भी कराओगे तो रेशो तो यही रहेगा, क्या और बदल जाएगा क्या? मैंने तो तुमको टोकरी में भी करके दिखाया था। तो अब ये क्या रेशो है जरा कट करके बताओ। 1/8। तो ये जो रेशो है क्या तुमको लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन में कहीं ये लिखा हुआ दिख रहा है कि H and O combine in 1:8 रेशो? यस सर, ऑलवेज। ये दिखाई पड़ा कहीं? ऑलवेज। पढ़ो, 4वीं 5वीं लाइन में कहीं लिखा हुआ मिला? सो इसका मतलब है क्या चीज आपने देखी बताओ? दैट इज लॉ ऑफ, क्या पढ़ा आपने? लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ये किसने दिया? जोसेफ एल है क्या? यस सर, एल भी लगा। जोसेफ एल प्राउस्ट। इनका कहना क्या था? ये कहते थे कि इन, देखो इटैलिक्स में लिखा है यहाँ पे, इन अ केमिकल सब्सटेंस, इन अ केमिकल सब्सटेंस एलिमेंट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट। जो एलिमेंट्स हैं और ऑलवेज प्रेजेंट इन फिक्स्ड रेशो बाई मास। फिर से देखो प्रियांशु, मान लो मैं तुमसे कहूं H2O, ये क्या ये केमिकल सब्सटेंस है? केमिकल सब्सटेंस एक एटम ही है केमिकल। तो इसमें जो एलिमेंट्स हैं वो किस रेशो में उपस्थित है? 1U, 1U और 16U। तो टोटल H का कितना मास हुआ? 2H है, 2U, और बोलो इनका मास लो O का, तो 16U। तो क्या ये फिक्स्ड रेशो बाई मास है? हमेशा ये 1:8 का ही रेशो है। चाहे तुम यहाँ का पानी पी लो, चाहे मार्स का पानी पी लो, चाहे जुपिटर का, चाहे वहाँ पे अमेरिका में ट्रम्प के घर के पी के चले जाओ, सब जगह का पानी में अगर आप H और O का रेशो देखोगे तो क्या वो फिक्स्ड रहेगा? अगर वो फिक्स्ड रहेगा तो तुम लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन बताओ। आप बताओ, किसी भी केमिकल सब्सटेंस में, इन अ केमिकल सब्सटेंस एलिमेंट्स, ये लार्ज स्केल में कर तो एलिमेंट टोकरी टोकरी मिले तो एलिमेंट हो जाएगा। इन अ केमिकल सब्सटेंस जो भी एलिमेंट्स होंगे आर ऑलवेज प्रेजेंट इन ए फिक्स्ड रेशो बाई मास। बाई मास, अगर एटॉमिक रेशो निकालो तो 2:1 है, लेकिन मास का रेशो निकालो तो देखो 2/16 किया, एटॉमिक मास यूनिट लिखी उधर, तो 1/8 आ जाएगा कि नहीं? तो किस रेशो में है वाटर में बताओ दोनों एलिमेंट? 1/8। वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन किस अनुपात में उपस्थित होंगे? 1:2। रिपीट करो, व्हाट इज द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन? In a chemical substance, element are present in fixed ratio by mass. रिपीट करो। In a chemical reaction, chemical substance elements are always present in a fixed ratio by mass. रिपीट करिए। दोनों बता दोगे अगर कांस्टेंट प्रोपोर्शन और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को इनाम।
चेंज किया सर 515 तो कोई बात नहीं, चलो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन बताओ। ठीक है, किसी भी रासायनिक पदार्थ में जो उसमें तत्व हैं उनके द्रव्यमान का अनुपात स्थिर होगा। रिपीट करो अनुष्का। रिपीट करें, आप भी करें। नहीं रखो।